नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोगों ने ऐसे चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग सेल एंड बैटरी वाला चैप्टर देख रहे थे, जिसमें 15 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। अब उससे आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। तो चलो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन हमारा कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा, मतलब ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि यदि टेम्परेचर में परिवर्तन कर रहे हो सोलर सेल में, तो उसका आउटपुट बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये आपसे क्वेश्चन में बोला। ठीक है, तो भाई देखो, जब आप लोग के घरों के आसपास या फिर आपके क्षेत्र में जब बादल छा जाते हैं, तो उस समय बैटरी की क्षमता, सोलर सेल की क्षमता घट जाती है। और जब हमारा प्रकाश सही से एकदम मतलब पर्याप्त मात्रा में रहता है, तो उस समय जो सोलर सेल होती है वो अच्छे से चार्ज हो जाती है। तो ये होता है आपका डिपेंडेंसी ऑफ सोलर सेल। इस पर डिपेंड करता है, वो सोलर लाइट पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन आउटपुट का एक लिमिट है। आउटपुट का लिमिट है कि उस लिमिट से अधिक वो करंट नहीं दे सकता है ना, लेकिन घटने को बहुत ज्यादा घट सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम जीरो भी आउटपुट दे सकता है। ठीक, तो ये कंडीशन बन सकती है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तापमान में कोई प्रभाव नहीं, तापमान पर कोई प्रभाव नहीं, ये बात एकदम गलत बोल दिया। ये इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करते हो तो इसका आउटपुट भी बढ़ेगा, ये बात कुछ हद तक तो सही है, कुछ हद तक ये बात सही है ना। चलो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अरे भाई ये तो एकदम गलत बोल दिया। चलो डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर ये भी सही है। अब देखो, मैं इसलिए अक्सर बोलता हूं आपसे कि सारे ऑप्शंस को चेक किया करो। मैंने अभी आपसे बताया ना कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका आउटपुट बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख गया, तुरंत इसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि भाई क्रॉस चेक जरूर किया करो, किसी भी क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने से आपको एक बेनिफिट होगा कि आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो सुधर जाएगी। जैसे आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो 100 में यदि आप 75 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो क्रॉस चेक कर लेने से यही 75 से ये 50 80 85 कर देगा, 85 कर देगा, 90 कर देगा। तो ये एक्यूरेसी मेंटेन ऐसे की जाती है। ठीक है ना। देखो यहां पे बोला कि तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, तो यहां पे मिस्टेक क्या होगा, मिस्टेक ये हुआ भाई इसका आउटपुट एक तरह से कह सकते हैं कि एक निश्चित है ना। आप टेम्परेचर मान लीजिए कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस समय कहीं कहीं तो 51 डिग्री सेल्सियस भी हो गया है, लेकिन चलो मैं 50 ही मान लेता हूँ। 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस भी यदि आपके क्षेत्र के आसपास तापमान है, तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि आपके घर के आसपास या आपके छतों पे जो सोलर सेल लगा है, तो वो सोलर सेल 11 किलो वोल्ट उत्पन्न करने लगे, ऐसा नहीं है ना भाई। उसका एक लिमिटेशन है, वो एक लिमिट तक ही आउटपुट दे सकता है, वो एक लिमिट तक ही आउटपुट दे सकता है। तो ये बात यहां पे गलत इसलिए हो जाए क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। यदि दोनों ऑप्शन मौजूद है तो हम लोग इसको ही चूज करेंगे कि डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। बात समझ में आई। आप लोग कहेंगे कि सर क्या फालतू का इतना बोले जा रहे हो, ये ऑप्शन सही है, सीधे सीधे बोल के आगे बढ़ो ना। मेरे भाई मैं बढ़ जाऊंगा, मैं समझाने का आपको प्रयास ये कर रहा हूं कि भाई इन दोनों में से इसी एक को क्यों चूज किया, मैं ये आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ऑप्शन भी सही होता जब ये ऑप्शन नहीं दिया होता। करेक्ट। चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम लोग। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। हाइड्रोमीटर क्या है, हाइड्रोमीटर कैसा होता है, पहले तो ये चीज आप लोग देख लो, बाकी हम हाइड्रोमीटर के विशेषता भी बता देंगे आपको। देखो ये है आपका हाइड्रोमीटर, कुछ आपका टेस्टर टाइप का हाइड्रोमीटर होता है। और इसके द्वारा क्या चेक किया जाता है, इसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि बैटरी का कितना, एक तरह से कह सकते हैं बैटरी हमारी कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग चेक करते हैं बैटरी का। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व बैटरी में जो बिलियन हमने यूज किया है, बिलियन का आपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। ठीक है, मापन किया जाता है जब हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है। जब हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है उस समय इसकी रीडिंग कितनी होगी, 1.26 के आसपास होती है। ठीक है, 1.26 यदि दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी बैटरी
फुल चार्ज। ठीक है, यदि फुल डिस्चार्ज है तब हमारी बैटरी की रेटिंग, तब हमारे टेस्ट जो हाइड्रोमीटर है वो कितना दिखाएगा, उस समय नियर अबाउट ये रीडिंग देता है। बैटरी लो, देखो यहाँ पे दिया तो है यार, बहुत अच्छी बात है, ये तो दिया तो ठीक है। देखो यदि हाइड्रोमीटर कितना दिखा रहा है 1.15 के आसपास दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बैटरी लो है, आपकी बैटरी लो है। ठीक है, और ये रीडिंग दिखा रहा है 1.250 यदि दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी नॉर्मल कंडीशन में है, और यदि 1.26 दिखा दिया तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज है, फुल चार्ज है। ठीक है, अब अपनी बैटरी को पूरा अच्छे से यूज करो। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए कि ये पार्ट है हाइड्रोमीटर के, जो सबसे ऊपर लगा वो रबर है। ठीक है, ये आपकी ग्लास ट्यूब है, फिर ये बीच में आपका फ्लोट लगा होता है, हाइड्रोमीटर यही है, यहीं पे आपकी रीडिंग देखी जाती है, और ये आपकी फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ये जो है आगे नॉब जैसा जो लगा हुआ ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर ये है, आप समझ गए होंगे, हाइड्रोमीटर देख भी लिए होंगे और पहचान भी लेंगे कि अब हाइड्रोमीटर आपका होता कैसे। बाकी हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या होता है, एम्पियर क्षमता निर्धारित करने हेतु, बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, बैटरी का निरावेशित स्तर निकालने हेतु, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर किया जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ जाए आगे। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तो हमने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, दोनों हमने आपको बता दिया था। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q जब आपने किया था वहां पे आपने देखा था कि ये आपका फर्स्ट लॉ था। जब आपने m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z किया था तो ये आपका सेकंड लॉ बना था, है ना, जहां पे ये z क्या था, ये आपका z था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यहां से फॉर्मूला क्या बना था, m इक्वल टू जेड आई टी, m इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने आपको स्टेटमेंट ले लिया है, स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का, ये आपका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। कहाँ गया यार, थोड़ा सा, हाँ, तो ये हमने आपको ऑलरेडी बताया था, जेड m इक्वल टू जेड आई टी, आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, m इक्वल टू जेड आई टी। ठीक, चल आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य किस तरह का, अरे यार देखो, किस तरह का उपयोग किया जाता है। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य जो हम लोग यूज करते हैं वो किस तरह का यूज करते हैं। ठीक है, देखो जो हमारे सीसा अम्ल है उसमें हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था इसके बारे में, इससे कुछ देर पहले नहीं, सॉरी यार, इससे पहले वाले क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि वहां पे हम लोगों ने कार्बन जिंक ड्राई सेल लिया था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग कौन सा यूज कर रहे थे, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो हर एक बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर एक बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग होते हैं, वहां पे हमारा ड्राई सेल था इसलिए हमने अमोनियम क्लोराइड लिया था। अब यहाँ पे हमारी जो सेल है वो लेड एसिड है, लेड एसिड सेल है, तो लेड एसिड सेल में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा यूज करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, जिसे अम्लराज भी आप कहते हो, जिसका नाम क्या है, अम्लराज, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा जिसे कहते हैं वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इसे हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, क्यों, किस बैटरी में, लेड एसिड बैटरी में। इसीलिए मैं आपसे बोला था पिछले लेक्चर में भी कि लेड एसिड बैटरी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद करिएगा। उसका आउटपुट वोल्टेज भी हमने आपको बताया था कि उसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है मेरे भाई, 2.2 वोल्ट। ठीक, चल आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। देखो अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब हम लोग सेल्स को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने से एक फायदा हमें ये होता है कि हर जगह वोल्टेज समान हो जाता है, हर जगह वोल्टेज समान होता है। देखो ये लिखा हुआ है आपका 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट हो सकता है, आपको लोगो नहीं दिख रहा होगा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये 1.5 हर जगह लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है ना,
कोई बात नहीं, यदि 6 है तो भी सबका इफेक्टिव वैल्यू कितना आएगा, 1.5 वोल्ट ही आएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और यदि यही 6 वोल्ट, यदि यही 6 सेल को मैं ऐसे जोड़ दूं, 1 2, अरे यार रुक जाओ, 3 4 5, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब यदि मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूं कि अब इसका जो वोल्टेज होगा वो कितना आएगा, तो अब देखो ये यदि प्रत्येक 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट का यदि है प्रत्येक सेल, तो अब इसका जो इफेक्टिव वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 9 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये सारी सेल किस में जुड़ी हुई हैं, ये सारी सेल सीरीज में जुड़ी हुई है। लेकिन अब एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ हर एक सेल में करंट का मान सेम हो जाएगा, करंट सेम हो जाएगा। तो लोड बढ़ाने पे करंट बढ़ती है कि घटती है, तो लोड बढ़ाने पे करंट बढ़ती है, इसीलिए हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं समांतर क्रम वाले सेल का। ठीक है, जिस बैटरी का सेल समांतर क्रम में जुड़ा हो वही बैटरी हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ताकि वहां पे लोड बढ़ाने पे करंट का बंटवारा आसानी से हो जाए। सीरीज में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लोड बढ़ाएंगे लेकिन करंट का मान बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना, चलो, तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सीसाम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। ठीक है, देखो भाई, मैं आपसे कई बार बोल दिया कि लेड एसिड सेल आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। लेड एसिड सेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेड एसिड सेल न केवल सिर्फ आपके आईटीआई एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी भी कंपटीशन में जाओ वहां पे भी आपको लेड एसिड सेल बैटरी से जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि लेड एसिड में चार्जिंग के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। जो हमारा धनात्मक प्लेट होता है, जिसे धनात्मक प्लेट को आप लोग क्या कहते हो भाई, धनात्मक प्लेट को हम लोग कहते हैं एनोड, और ऋणात्मक प्लेट जो होती है हमारी, जो हमारी बैटरी की ऋणात्मक प्लेट होती है, उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। तो जो हमारा धनात्मक प्लेट है, उस धनात्मक प्लेट पे लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड मतलब एक लेड का ऑक्साइड फॉर्म आता है हमारा उस पे, एनोड पे। ठीक है, तो एनोड हमारी धनात्मक प्लेट होती है, उस पे लेड पेरोक्साइड स्टोर होने लगता है। चलो, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। जो हमारी वेंट प्लग लगी होती है ऊपर बैटरी के ऊपर, उनको खुला क्यों रखा जाता है, तो क्यों खोल दिया जाता है, वो इसीलिए खोल दिया जाता है क्योंकि बैटरी जब चार्ज होती है तो उस समय गैस रिफॉर्म होती है, बैटरी के सेल्स में गैस बनने लगती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, उस गैस को निकलना जरूरी होता है। यदि वो गैस नहीं निकलेगी तो जो हमारी बैटरी का एक तरह से कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन है, या बैटरी का जो हमने एक कंटेनर लिया है वो कंटेनर फट सकता है। ठीक है, इसीलिए ऊपर जो वेंट प्लग लगे होते हैं, वेंट प्लग में छेद मतलब साइड से छेद रहता है, ताकि आसानी से वहां से एयर निकलता रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु, ये ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। बाकी क्रॉस चेक कर लो एक बार। टू अलाउ ऑक्सीजन इंटरसाइड, विद्युत अपघट्य का स्तर जांचने के लिए, प्लेट का रंग बदल नहीं, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। देखो, हमने आपको बताया था इससे पहले एक ट्रिकल चार्जिंग मेथड। ट्रिकल चार्जिंग मेथड में आपको क्या बताया था भाई, वहां पे बताया था कि ये एक ऐसा चार्जिंग मेथड है जो बैटरी के अंदर के सल्फेशन दोष को, जो एक सल्फेशन दोष आता है बैटरी में, उस दोष को खत्म करता है। कैसे खत्म करता है, सल्फेशन दोष में आखिर होता क्या है बैटरी में ऐसा, तो जो बैटरी की प्लेट होती हैं वो कठोर हो जाती हैं, वो कठोर हो जाती है तो वो आसानी से चार्ज नहीं हो पाती है, तो वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं ट्रिकल मेथड। ट्रिकल मेथड धीरे 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 ये बैटरी को चार्ज करता है लंबे समय तक, काफी समय लेता तो है। एक बार जब आप, जैसे आप लोग अक्सर देखते हो ना कि एक बार जब बैटरी आपके डिप डिस्चार्ज हो जाती है तो उस समय आप कितना भी चार्जर, अपना चार्जर लगाओ लेकिन चार्ज नहीं हो पाता है, उस समय आप कहते हो कि अरे बैटरी को हीट कराना पड़ेगा। अरे भाई, हीट नहीं कराना पड़ेगा, उसको ट्रिकल चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो आप सिंपल से, आप पहले जो नोकिया सेट आती थे या फिर जितने भी कीपैड आते थे
उसको ले जाके आप हीट करा देते थे, आपकी बैटरी चार्ज होने लगती थी। लेकिन जो आपके घरों में बैटरी यूज होती है, वहां पे यदि एक बार आपकी बैटरी डिप डिस्चार्ज हो गई तो उसको 2-3 दिन के लिए चार्ज में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो तब जाके वहां पे आपकी बैटरी चार्ज होती है। जब एक बार अच्छे तरीके से चार्ज हो जाती है, तब फिर जो सेल में कठोरपन आया था, वो कठोरपन कम हो जाता है और आपकी बैटरी फिर से चार्ज होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिकल चार्जिंग मेथड एकदम करेक्ट आंसर है इसके लिए, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। कैसे जानेंगे कि जो हमारी से लेड एसिड बैटरी है उसमें सल्फेशन दोष आ गया है, कैसे जानेंगे। ऑप्शन देखिए, चेंजिंग विथ न्यू इलेक्ट्रोड, रिप्लेस विथ न्यू, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, इसका लग रहा है हिंदी कुछ गलत लिखा है क्योंकि ऑप्शन कुछ अलग अलग आ रहा है। हाउ टू हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। देखो यहाँ पे बोला है रेक्टिफाइड, मतलब कैसे उसको ठीक करोगे। देखो मेरे भाई, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग इंग्लिश वर्जन को चूज किया करो, हिंदी में कहीं ना कहीं गलती आ ही जाती है। अभी आपने इससे पहले कुछ देर पहले देखा कि किस को उसने, मतलब वहां पे पूछा था किस तरह पहचाना जाता है, तो केवल की लिख दिया था। और यहाँ पे देखो सीसा अम्ल बैटरी में बोला है कि यदि सल्फेशन दोष आ गया तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, तो कह रहा है कैसे पहचानेंगे। ये है हिंदी का कमाल, ठीक है। कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, अच्छा चलो देख लेते हैं। चेंज विथ न्यू इलेक्ट्रोड, नए इलेक्ट्रोड से चेंज करके या फिर नए इलेक्ट्रोड से बदलकर बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। अभी आपने ट्रिकल चार्जिंग मेथड पढ़ा, अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको ट्रिकल चार्जिंग मेथड बताया, जिसमें आपने देखा कि बैटरी में जब सल्फेशन दोष आ रहा था तो उसको ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा लंबे समय तक हम लोग चार्ज कर रहे थे। जब एक बार आपकी बैटरी लंबे समय तक अच्छे तरीके से चार्ज हो जाएगी तो उसका सल्फेशन दोष कम हो जाता है, बैटरी के सेल के अंदर जो कठोरपन आया है वो कम हो जाता है, बैटरी हमारी फिर से चार्ज होने लगती है, ठीक है। तो यदि सल्फेशन दोष आ गया है बैटरी के अंदर तो बैटरी के इलेक्ट्रोड को बदलने की जरूरत नहीं है, ना ही जरूरत है कि हम नए इलेक्ट्रोड लेके आए। हम लोग उसको क्या करेंगे, ट्रिकल चार्जिंग मेथड द्वारा एक बार चार्ज कर देंगे, बस इतनी सी बात है। एक बार जब ट्रिकल चार्जिंग मेथड द्वारा चार्ज कर देंगे फिर से हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी, ठीक। तो ये आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। बैटरी कौन सी है, आपकी बैटरी है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। इसमें बोला है कैथोड, जो हमारा कैथोड है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो देखिए इसका एनोड तो बना होगा सिल्वर का, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड का बना होगा, SiO2 का बना होगा इसका जो एनोड होगा। लेकिन इसका कैथोड किसका बना होता है, कैथोड बना होता है आपके जिंक का, ठीक है। कैथोड किसका बना होता है मेरे भाई, जिंक का बना होता है। तो यहाँ पे ए एकदम राइट आंसर है। अब देखो यहाँ पे पूछ ले आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता कितना है चांदी के लिए। तो चांदी के लिए कितना होता है, कॉपर के लिए कितना होता है, सोना के लिए कितना होता है, एल्युमिनियम के लिए कितना होता है, ये सभी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। उसको याद करने के लिए हमने एक छोटा सा टेबल लिया है, उस टेबल को मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ये है टेबल आपके सामने, इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग, या जरूर स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रखिएगा। ये वैल्यू आपको याद करना ही करना है, इसमें सबको याद नहीं करना है, मैं जो जो टिक कर रहा हूं उसको तो जरूर से जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका मरकरी, मरकरी मरकरी का आपको याद कर लेना है कि मरकरी का रासायनिक इक्विवेलेंट कितना होता है, ठीक है। फिर आपका हो गया जिंक, जिंक जिंक का कितना होता है, सॉरी जिंक बोल रहा हूं यार, सिल्वर, सिल्वर का कितना होता है, ये चीज आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। फिर आपको याद रख लेना है ये है जिंक, जिंक का कितना होता है ये है। और एक याद करना है आपको लेड का, लेड का आपका ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये चार आपका इसमें इंपॉर्टेंट, चार हुआ या तीन हुआ, चार, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इस चारों की वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप फिर आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। सिल्वर का यहाँ पे पूछा है तो सिल्वर का कितना हो जाएगा 1.118, यही है ना 1.118 mg पर कूलाम,
1.118 mg पर कूलाम। तो ये mg पर कूलाम यहाँ पे इसका मात्रक दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो बीच बीच में डाटा देता रहता हूँ आपको, उसको जरूर आप लोग नोट करते जाइए। इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा पेन पेपर जरूर लेके बैठो। एक बार आप बेहतरीन तरीके से पूरा क्लास कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को काफी बेहतर कर पाएंगे और काफी अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। जो आप लोग कहते हो ना कि सर 85% 88% आया, ये 90+ हमेशा रहेगा आपका। ठीक है, यदि आप ये स्क्रीनशॉट लेके रखे रहते हो तब। देखो फिर से आ गया सीसा अम्ल। सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? जो हमारा ऋणात्मक प्लेट होता है, लेड एसिड बैटरी का, अब देखो लेड एसिड बैटरी से कितना क्वेश्चन बना दिया, 3 क्वेश्चन बनाया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन था कि बैटरी, इस बैटरी में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में क्या यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम लोग यूज कर लेते हैं आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्लराज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाया कि यदि लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन दोष आ जाता है तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग ट्रिकल चार्जिंग मेथड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन फिर से बना दिया कि सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? ठीक है, तो ऋणात्मक प्लेट पर आपका आ जाता है लेड सल्फेट। लेड सल्फेट आपका आ जाता है ऋणात्मक प्लेट पर। ठीक है, निरावेशन मतलब जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस समय ऋणात्मक प्लेट पर, मतलब कि जो आपका कैथोड है, कैथोड पे लेड सल्फेट इकट्ठा होने लगता है, PbSO4 इकट्ठा होने लगता है। अच्छा, ये कब? डिस्चार्जिंग के टाइम पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था कि चार्जिंग के टाइम पे इसके पॉजिटिव प्लेट पे कौन सा एलिमेंट इकट्ठा होता है? तो पॉजिटिव प्लेट पे इसका इकट्ठा होता है PbO2 लेड ऑक्साइड। ये इकट्ठा होता है कहां पे? धनात्मक प्लेट पे या फिर कह सकते हैं एनोड पे। तो चार्जिंग के दौरान ये चीज होता है और डिस्चार्जिंग के दौरान ये चीज इकट्ठा होता है। तो ये लेड एसिड बैटरी है भाई। लेड एसिड बैटरी को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जो जो हमने आपको बात बताई है ये सारी बातें आप जरूर नोट करते जाइए। ठीक, चलो आगे बढ़ते। सीसा अम्ल बैटरी में भी विभाजक का क्या उद्देश्य है? विभाजक सेपरेटर का क्या उद्देश्य? देखो जो ये सेपरेटर बीच में लगे होते हैं ना, जैसे मान लो कि कई सारे सेल्स को मैं यहाँ पे जोड़ दूं एक साथ, कई सारी सेल्स हमारी एक साथ मान लो ऐसे जुड़ गई हैं। ठीक है, तो इनके बीच में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैं ऐसे डैश किया हूं, इनके बीच में क्या लगाया जाता है? इनके बीच में सेपरेटर लगे होते हैं। सेपरेटर, ये सेपरेटर क्या करते हैं मेरे भाई? ये सेपरेटर करते ये हैं बेसिकली कि इन दोनों प्लेट्स को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से रोकते हैं। इन दोनों को आपस में शॉर्ट सर्किटेड नहीं होने देते। किसको? इन सेल्स को। जो हमारी सेल्स यूज हुई हैं बैटरी में, इन सभी सेल को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है सेपरेटर। ठीक है, तो यही काम होता है आपके सेपरेटर का, टू प्रोवाइड ए पाथ फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। गलत, आगे देख लीजिए, टू होल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्मूले टू अवॉइड शॉर्ट इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। जी हाँ, टू अवॉइड शॉर्ट इन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट। देखो ये है आपका नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में लगाते थे हम लोग सेपरेटर। अब ये सेपरेटर क्या करेगा? इन दोनों को शॉर्ट सर्किट होने से रोकेगा। ठीक है, सेपरेटर नाम से समझ में आ रहा है क्या करेगा? अलग करेगा यार, नाम से ही समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका काम होता है सेपरेटर का। तो उम्मीद है ये चीज आप आसानी से समझ पाए होंगे। चलो आगे देखते हैं, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये तो आप चाहे जिस बैटरी का बात कर लो, चाहे कोई भी बैटरी हो, यदि वहां पे उसका विशिष्ट घनत्व, इसका विशिष्ट घनत्व कहें या फिर आप कहें अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की बात जब होगी तो वहां पे हम लोग हाइड्रोमीटर का ही यूज करेंगे। हाइड्रोमीटर हमारा एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे बी। ठीक, चल इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? इसमें कौन सा इन्वर्टर परिपथ आपको दिया हुआ है ये बताना है। देखो मे भी आपको फिगर उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की एक आकृति बनाया हुआ है और इस तरीके की आकृति जहां पे भी देखने को मिलती है, इसका मतलब क्या होता है कि ये हो जाता है हमारा SCR।
SCR, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? SCR। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी लिख लो, सिलिकॉन कैथोड, सिलिकॉन कैथोड रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन कैथोड रेक्टिफायर। तो ये हो जाता है आपका SCR। और ये इन्वर्टर कौन सा है? ये इन्वर्टर है आपका SCR इन्वर्टर। कौन सा इन्वर्टर है भाई? SCR इन्वर्टर, क्योंकि इसमें 2 SCR हमने यूज किया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिलिकॉन कैथोड, अरे कैथोड नहीं, इसको कंट्रोल लिखो, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, सिलिकॉन कैथोड नहीं, कंट्रोल होता है। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें SCR यूज कर लिया इसने, इसलिए इसका नाम क्या कर देंगे हम लोग? SCR यूज्ड इन्वर्टर। ठीक, चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अब इससे आगे वाले क्वेश्चन अगले लेक्चर में देख लेंगे।